हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है वेयर वी आर डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईएसआई। अभी हम ईएसआई के स्टैटिक पार्ट को डील कर रहे हैं एंड वी विल कवर ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। ऑल वी वॉन्ट इज जस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद अभिपीडिया। आप बस अभिपीडिया को फॉलो कीजिए। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके नबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए जो कि 2024 के अंदर कनेक्ट किया जाएगा, उसके सारी की सारी प्रिपरेशन आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। जस्ट ही आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कीप फॉलोइंग अभिपीडिया, ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड फॉर यू। एंड एज फार एज टुडे लेक्चर इज कंसर्न, ये हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है जहां पर हम ईएसआई के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसी की कंटिन्यूएशन में है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इन्फ्लेशन था। ऑलरेडी उस पर लेक्चर हो चुके हैं, आप उन लेक्चर को पहले देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिए, इट विल मेक मोर सेंस टू यू, राइट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट आवर लेक्चर। आज हम टॉपिक करने वाले हैं कौन सा, इन्फ्लेशन। बट इसी कंटिन्यू करते हुए पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए आपकी कि इन्फ्लेशन होता क्या था। व्हाट वाज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन जनरली रेफर्स टू द राइज इन प्राइस, जनरल प्राइस लेवल, कि आपका जो प्राइस लेवल है उसके अंदर बढ़ना, उसको क्या बोलते थे? इन्फ्लेशन, महंगाई जिसमें आप सिंपली बोलते हैं। बट इसका जो मेजर कॉज क्या होता था वो होता था डिमांड और सप्लाई के अंदर इक्विलिब्रियम है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आनी। अगर आपकी डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई लिमिटेड रहे, राइट, तो ये वन ऑफ द कॉज होता था किसका? इन्फ्लेशन का। ये रिवीजन है, माइंड यू। अच्छे से अगर आपको डीपली समझना है, कॉम्प्रिहेंसिव समझना है, तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, उनको कवर करके आइए। वहां पर हमने अच्छे से समझा हुआ है कि इन्फ्लेशन किस चिड़िया का नाम है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, और ये क्या क्या कॉजेज होते हैं इसकी। अभी हम बस एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है इसीलिए, राइट। ओके, सो इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या क्या होते थे? हाँ, एक चीज और, इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती थी? करेंसी की डिक्रीज होती थी। ये कैसे होगा? प्रीवियस लेक्चर में काइंडली वॉच दैट। ओके, अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और कॉज ऑफ इन्फ्लेशन देखा था। टाइप देखी सबसे पहले हमने, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये कब होती थी? अगर गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाए और सप्लाई क्या रहे, स्टॉक क्या रहे, लिमिटेड रहे। स्टॉक सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा, सिर्फ डिमांड इंक्रीज होए, तो ड्यू टू दैट इंक्रीज डिमांड द इन्फ्लेशन इज पुल्ड अप, मतलब इन्फ्लेशन राइजेस ड्यू टू द राइज इन डिमांड, राइट। एंड दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट। ये जनरली कब होती है? जब मार्केट के अंदर आपकी जो है पैसे बढ़ जाए, मार्केट के अंदर लोगों के हाथ में मनी सप्लाई जो है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाए, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाए स्पेंड करने के लिए, तो डेफिनेटली उनकी डिमांड बढ़ जाती है इसकी वजह से, राइट। सेकेंड है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कब होगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है जब आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, मतलब जो प्रोडक्शन, जो फैक्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पर उनकी इनपुट कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाए, मान लो रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, टैक्स जो है गवर्नमेंट जो टैक्स रेट उनसे चार्ज कर रही है जो मैन्युफैक्चरर से, वो इंक्रीज कर दे, राइट। और भी कोई भी वे हो, कोई भी रीजन इसकी वजह से क्या आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो उस वजह से क्या होगी? आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। वाई? बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखना होता है, वो अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट्स को महंगे बेचेगा, इन्फ्लेटेड वैल्यू में बेचेगा, ज्यादा प्राइस पे बेचेगा। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पुशेस द इन्फ्लेशन अप, राइट। तो दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपको चीज थोड़ी फास्ट लग रही है, वाई? तो बिल्कुल फास्ट है बिकॉज इट इज अ रिवीजन। इससे पहले अगर आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव समझना तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, वहां पर हमने अच्छे से आराम से समझाया हुआ है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कब कब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, राइट। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी हमने, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, आपकी क्रीपिंग इन्फ्लेशन, राइट, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रन गैलपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, सब समझाया अच्छे से, राइट, कि क्या चीजें क्या होती हैं। आपकी डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है, राइट। स्टैगफ्लेशन जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, स्टैगफ्लेशन क्या होती है आपकी। उसके बाद आपकी स्क्यूफ्लेशन भी पूछी हुई है, स्क्यूफ्लेशन क्या होती है, एक बार पूछी थी आरबीआई के एग्जाम में, राइट। सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ये भी पूछा हुआ है इनफैक्ट, ऑलराइट। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, सब पूछे हुए क्वेश्चन है। उसके अलावा भी कुछ टाइप्स की इन्फ्लेशन है, वो इतनी रेलिवेंट नहीं आई वुड से, बट कई बार इक्का दुक्का आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने कवर कर दिया उनको भी, राइट। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन क्या होती है? अ सिचुएशन वेयर प्राइस लेवल राइजेस विदाउट एनी प्राइस कंट्रोल मेजर बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली ओपन इकोनॉमी की तरह है बेसिकली, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, अगर प्राइस राइज हो रहा है तो हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ खास कर नहीं पाती उसमें, विच इज एक्चुअली नॉट गुड, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। वहां के लिए अच्छी चीज नहीं होती, कुछ ना कुछ कंट्रोल जरूर गवर्नमेंट का रहना चाहिए, और हमारे यहाँ पे रहता भी है,
राइट। देन अदर इज कोर इन्फ्लेशन। बेसिकली ये कोर इन्फ्लेशन आपका कोर इंडेक्स जो आपके सीपीआई और उसमें देखेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, आपके जो इंडेक्स के मेजरमेंट टर्म्स हैं सीपीआई डब्ल्यूपीआई, वहां पर जो है ना आपका वहां पर ये टर्म्स काम आती हैं, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन, राइट। बट होता क्या देख लेते हैं एक बार। कोर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन दोज आइटम्स हुज प्राइस आर नॉन वॉलेटाइल एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन ऑल कमोडिटीज आर कन्वर्ट इन दिस। इसमें पहले आप हेडलाइन इन्फ्लेशन को समझिए सो दैट आपको कोर इन्फ्लेशन समझ में आएगी। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज व्हाट, इस इन्फ्लेशन के अंदर सारा कुछ कवर्ड है, एवरीथिंग इज कवर्ड, सारे के सारे आपकी बास्केट ऑफ गुड्स कवर्ड होती हैं। अब बास्केट ऑफ गुड्स वगैरह क्या होती है, सीपीआई जब टॉपिक करेंगे, इंडिकेटर करेंगे सीपीआई डब्ल्यूपीआई, तब आपको ज्यादा से समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब सारी ओवरऑल कोई प्रोडक्ट एक्सक्लूडेड नहीं है, सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर। जो आपकी न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन छप के आएगी कि भाई चीजें बहुत महंगी हो गई, मीडिया वाले दिखाते हैं ना हर चीज को थोड़ा सा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं कहीं ना कहीं कि बहुत दाम बढ़ गए, कुछ भी सस्ता नहीं रहा, इस टाइप की जो, क्योंकि इसमें जनरल दिखाते हैं, जनरल ओवरऑल सब कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करते वो। उसके बाद सेकंड चीज है आपकी कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन इज बेसिकली ये आपकी एक्चुअल इन्फ्लेशन को मेजर करता है कि जो नॉन वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स है, मतलब जो फिक्स रहते हैं, इसमें ज्यादा प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं आती किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कोर इन्फ्लेशन इज हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड प्लस फ्यूल। ये जो फूड और फ्यूल है ना, ये बहुत ही इनका जो प्राइस है ये बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। वॉलेटाइल मतलब बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे बहुत इजीली हो सकता है। थोड़ा बहुत भी कुछ आपके ग्लोबली कुछ भी न्यूज आई, कुछ भी हुआ, इनका प्राइस सबसे पहले इफेक्ट होता है। जो डेली आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब फूड वाले फूड आइटम्स और जो फ्यूल कंजप्शन फ्यूल, इनके प्राइस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, बहुत इजीली चेंज ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन इनकी जो वॉलेटिलिटी है इसको हटा के, मतलब फूड और फ्यूल के जो प्राइस चेंज है इसको काउंट नहीं करता, एक्सक्लूड करता है। जो आपकी टोटल हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें से माइनस कर देता है किसको, ये जो वॉलेटाइल है आपके फूड और फ्यूल जो है, उसको क्या बोलेंगे हम, कोर इन्फ्लेशन, राइट। आई होप ये समझ में आई होगी आपको कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इट इज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है कि भाई आपके मान लो जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है कि भाई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर रोड्स नहीं बने हुए, आपके लॉजिस्टिक्स के इंडिया के अंदर है भी, इनफैक्ट इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत हाई रहती है। वाई, बिकॉज हमारे यहाँ जो रोड्स वगैरह हैं वो बहुत इतने अच्छे कंस्ट्रक्टेड नहीं है। तो उस पर होगा क्या, अब मान लो आपकी मैन्युफैक्चरर, आप अपने गुड्स को क्या कर रहे हो, डोमेस्टिकल इंडिया के अंदर ही क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप भेजोगे बाय रोड भेज रहे हो। अब एक ट्रक है, वो अगर रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं तो उस ट्रक की माइलेज भी अच्छी आएगी, ट्रक का खर्चा भी नहीं होगा, बहुत ही एफिशिएंटली कम कॉस्ट के अंदर, एट अ चीपर कॉस्ट कंपेयर, वो आराम से प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकेगा। तो वो चार्ज भी कम लेगा अपना मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर को का प्राइस कम पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जो गुड्स मार्केट में पहुंच रहे हैं वो कम रेट पे पहुंचेंगे, थोड़े से इन्फ्लेटेड नहीं होंगे वो इतने। लेकिन यही अगर एक ट्रक पहुंच रहा है टूटे फूटे रोड से जा रहा है, तो वहाँ उसकी पेट्रोल की कंजम्पशन भी ज्यादा लगेगी, माइलेज भी अच्छी नहीं आती, और भी चीजें होती हैं, ट्रक के अंदर डैमेज हो सकता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अटैच टू इट। तो वहां पर डेफिनेटली वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो मैन्युफैक्चरर अपनी प्राइस भी इंक्रीज कर देगा। तो ऑल इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आती है उसको क्या बोलते हैं आप, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। और भी रीजन है, सिर्फ रोड नहीं, और भी काइंड ऑफ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम हो तो सेम इश्यूज जनरेट हो सकते हैं, और उसकी वजह से क्या आ सकती है आपकी इन्फ्लेशन। और इस टाइप की इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, राइट। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू व्हाट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, राइट। ओके, अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, राइट। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ओके जस्ट अ सेक। ओके, सो सबसे पहली चीज तो यहां पर हमें यह समझ में आना चाहिए कि वाई टू टारगेट इन्फ्लेशन, या टारगेट इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लेशन एज अ टर्म फॉर इकोनॉमी इज नॉट बैड। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बेकार चीज होती है, इन्फ्लेशन होनी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट एक ऑप्टिमम इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए। अगर मार्केट के अंदर बिल्कुल भी इन्फ्लेशन नहीं होगी ना, तो इकोनॉमी रिसेशन में जाएगा, इकोनॉमी में बूम ही नहीं है, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। रीजन बीइंग, इसको एक उससे समझते हैं कि प्रोडक्शन हो रही है,
मान लो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरर है एक, वो क्या कर रहा है, गुड्स को कर रहा है प्रोड्यूस। तो अगर वो गुड्स को कब तक प्रोड्यूस करता रहेगा, वो तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक गुड्स की क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होती रहेगी। गुड्स की क्या होनी चाहिए, डिमांड इंक्रीज। अगर मार्केट के अंदर गुड्स की डिमांड ही नहीं है, अगर मार्केट के अंदर गुड्स की डिमांड नहीं, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, प्रोड्यूस ही नहीं करेगा वो। और जब वो गुड्स को प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या रहेगी, जब मार्केट वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे तो जॉब्स नहीं होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, बेसिकली कुल मिला के इकोनॉमिक स्लो डाउन रहेगा। अब यहां पर जो डिमांड इंक्रीज कब होएगी, डिमांड इंक्रीज बेसिकली तब होएगी जब लोगों के हाथ में कुछ पैसा रहेगा, कुछ पैसा ज्यादा आएगा बेसिकली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट्स ऑल इज इंटरलिंक्ड। आपको सिर्फ इतना जरूर समझना है कि कुछ पर्टिकुलर, मतलब मार्केट के अंदर एक ऑप्टिमम लेवल तक इन्फ्लेशन जरूर रहनी चाहिए। इन्फ्लेशन रहने का मतलब क्या है कि डिमांड है मार्केट के अंदर, तभी तो इन्फ्लेशन है, चीजें महंगी हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि डिमांड है प्रोडक्ट्स की। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट्स की अब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन की, मतलब गुड्स की डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूस ही नहीं होंगी चीजें, और गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इकोनॉमी नहीं ग्रो कर पाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपकी प्रोडक्शन जरूर रहनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग जरूर कुछ ना कुछ होनी चाहिए, सर्विसेज एटलीस्ट, अगर सर्विसेज भी हैं तो सर्विसेज की भी तो डिमांड होती है, तभी तो सर्विस ग्रो करती है। सो ऑल इन ऑल एक ऑप्टिमम लेवल तक इन्फ्लेशन जरूर हो, लेकिन यस एट द सेम टाइम अगर इन्फ्लेशन मान लो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अगर इन्फ्लेशन हो जाएगी, चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाएंगी, तो उसका भी क्या है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब इतना महंगा हो जाएगी लोग परचेज ही नहीं कर पाएंगे, लोगों की परचेजिंग पावर के भी बियॉन्ड अगर वो चली जाए, जब इतनी महंगी भी अच्छी चीज नहीं है ना, लोग लेंगे ही नहीं, तब भी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी चीजों की, जब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली चीजें महंगी हो जाएंगी। अल्टीमेटली जब डिमांड डिक्रीज होगी उसके केस फिर से प्रोडक्शन क्या हो जाएगी आपकी, रुक जाएगी, और इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपकी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, और जब बिल्कुल भी इन्फ्लेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली तब भी डिमांड नहीं है इसका मतलब, तो यहां पर जरूर रहनी चाहिए। अब इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखना, राइट। सो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर हमने क्या रेंज रखी हुई है, इंडिया के अंदर है 4%, राइट। 4% एक परफेक्ट आपका इन्फ्लेशन रेट माना जाता है, बट एक बैंडविड्थ रखी हुई है +-2 की, कि भाई 4% से 2 नीचे भी चल जाएगी, 4% से 2 ऊपर भी चल जाएगी, लेकिन इसके बाहर नहीं, मतलब मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%, इसी रेंज के अंदर घूमनी चाहिए आपकी इन्फ्लेशन, और 4% के अराउंड रहे, मतलब इसके सेंटर में ही रहनी चाहिए, ज्यादा इधर उधर नहीं भागनी चाहिए इन्फ्लेशन। अगर ऐसा रहेगा तो इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी, इकोनॉमी में डेवलपमेंट रहेगी, राइट। सो ऑल इन ऑल, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो क्या इसका मतलब सिर्फ ऑप्टिमम रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है, ये तो आपका प्राइमा फेसी आपको दिखेगा, लेकिन एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव होगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग का वो 2 है। फर्स्ट इज डेफिनेटली दिस प्राइस स्टेबिलिटी, फर्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और अच्छे से समझ में आएगा, अभी के लिए प्लीज इसको थोड़ा सा आगे के लिए छोड़ते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी भी अच्छे समझेंगे कि करेंसी एक्सचेंज रेट पे बड़ा फर्क पड़ता है इससे, राइट। बट अभी आप इतना जरूर समझ सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी मतलब ज्यादा चीजों का ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, आप उस एंगल से भी समझ सकते हैं एक तरीके से, कि एक ऑप्टिमम प्राइस तक प्रोडक्ट्स का प्राइस रहे, सो दैट लोग परचेज कर पाए, इतनी भी ज्यादा महंगी ना हो जाए कि लोग परचेज ही ना कर पाए। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक ऑप्टिमम लेवल तक रहे, इससे ऊपर भी ना जाए, तो प्राइस स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक्चुअल आपका ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी, सेकंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अल्टीमेटली यही ट्राई किया जा रहा है ना कि इन्फ्लेशन मेंटेन रहे, इकोनॉमी चलती रहे, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रहे, इकोनॉमी बढ़ती रहे, आपकी प्रोग्रेस करती रहे, राइट। तो दीज आर द 2 प्राइम मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, काइंडली कीप देम इन माइंड, क्योंकि ये भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अगर एक अच्छा क्वेश्चन बनाया, स्पेशली फेज 2 एग्जाम के अंदर, ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। ओके, सी अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, थोड़े फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर आते हैं कहीं ना कहीं, जहां से आपके फेज 1 के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपकी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है ये करता कौन है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसको दिया हुआ है, हु डज दिस टास्क ऑफ, हु डज द वर्क ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो द आंसर इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई।
आरबीआई को ये काम दिया हुआ है, आरबीआई एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को अथॉरिटी दी है कि भाई आप इंश्योर करेंगे कि इन्फ्लेशन जो है एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर रहे, ज्यादा बढ़े घटे ना। क्लियर है? और इसी के बेसिस पे, राइट, इसी के बेसिस पे आरबीआई ने अल्टीमेटली आगे जाके एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बनाई हुई है। ठीक है, उसके लिए एक्ट पास हुआ था और बाकायदा आरबीआई के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है जो अल्टीमेटली क्या बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू व्हाट इज द टारगेट, दे वांट टू अचीव द ऑप्टिमम इन्फ्लेशन, वो टारगेट रहता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे, बट उससे पहले एक बार थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो द मॉनेटरी पॉलिसी, हम अब अल्टीमेट टॉपिक क्या हमारा, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम अचीव करना चाह रहे हैं वी आर अचीविंग द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई कंट्रोल करने का मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ज्यादा अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अगर कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन घटेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का टास्क किसको दिया हुआ है, आरबीआई को, कि भाई आप बनाओ मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। सी हियर, पहला टारगेट है प्राइस स्टेबिलिटी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ये दो ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी के। द प्राइस स्टेबिलिटी इज नेसेसरी प्री कंडीशन टू सस्टेन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। प्राइस स्टेबिलिटी होएगी तभी तो ग्रोथ हो पाएगी, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होएगी तो ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। पहले प्राइस स्टेबिलिटी, उसके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ है फिर। क्लियर? मैंने बताया था ना को प्राइमरी फिजी प्राइस स्टेबिलिटी दिखता है, लेकिन अल्टीमेट अचीव हमारा एम क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू दिस मॉनेटरी पॉलिसी। The amended RBI Act 1934 also provides for the inflation target 4 ± 2% to be set by the Government of India in consultation with the Reserve Bank of India once in every 5 years. Very important fact, very important fact कि जो मैंने बताया ना आपको रेंज 2 से 6% वाली, ये बेसिकली सेट कौन करता है? हमें लगता है आरबीआई, नहीं, ये आरबीआई सेट नहीं करता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट कर रखी है। आरबीआई की कंसल्टेशन ली जाती है, उनकी एडवाइस ली जाती है, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है टारगेट। और ये हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिविजिट करती है, क्या इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है कि नहीं। इंडिया ने अभी फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली करा था और इसको सेम ही रखा हुआ है, अभी भी 2 से 6% की ही रेंज है हमारे यहाँ पर। ये सेट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, काइंडली डू रिमेंबर दिस एंड डू मेक अ नोट ऑफ इट, राइट। ओके, अब इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड, कि कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से आपके इसके मतलब हेड कौन होता है, कैसे इसके अंदर वोटिंग होती है, ऑल दीज थिंग्स। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होंगे आपके। इट विल कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, जिसमें से आपके 3 आपके आरबीआई की साइड से होंगे और 3 विल बी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड। 3 members from RBI and 3 from Government of India। और इसका चेयरपर्सन कौन होंगे? RBI के गवर्नर। The chairperson of this will be RBI's governor। See here, RBI governor as its ex officio chairperson, 6 members। डेप्यूटी गवर्नर होगा इसके अंदर, ऑफिसर ऑफ आरबीआई का भी होगा। उसके अलावा बाकी जो 3 बंदे हैं, 3 persons आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 3 आरबीआई की साइड से होंगे। चेयरपर्सन होंगे आरबीआई गवर्नर, और डेप्यूटी गवर्नर भी इनफैक्ट आरबीआई इसके मेंबर होते हैं। लेकिन 3 हमारे डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 3 में से कौन से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर होंगे वो आरबीआई के गवर्नर इलेक्ट करेंगे, वो नॉमिनेट करते हैं, भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ, उनकी मर्जी होती है। आ रही बात समझ में? एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि इस एक्ट के थ्रू, एक्ट के अकॉर्डिंग तो आपको मिनिमम आपकी 4 मीटिंग होनी चाहिए साल के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मिनिमम 4 मीटिंग रिक्वायर्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट, अकॉर्डिंग टू द लॉ। मतलब हर 3 महीने बाद एक मीटिंग होनी चाहिए मिनिमम, हर 3 महीने बाद। बट कन्वेंशन के थ्रू 3 छोड़ो, हर 2 महीने के बाद ही होती है। साल में 6 बार मीटिंग होती है इनफैक्ट। ये कन्वेंशन है, बट लॉ के अकॉर्डिंग 4 मीटिंग होनी चाहिए, राइट। तो आपकी कन्वेंशन क्या है? बाय मंथली रिपोर्ट आती है हर 2 महीने के बाद। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी एक रिपोर्ट निकालता रहता है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड ओवर हियर, सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है। दीज वर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय द वे कब बनी है, कौन से ईयर में? 2016 में एक एक्ट पास हुआ था सेपरेट,
जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जैसी चीज बनाई गई थी, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी जिसका काम क्या था, पहले आरबीआई को ही पावर थी बट अलग से कोई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं बनी हुई थी, आरबीआई इन जनरल ही उसको कंट्रोल करता था। बट 2016 के बाद स्पेशल एक कमेटी बना दी गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से, जिसका सोल ऑब्जेक्टिव ही आपका मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग था, राइट। सो दिस वाज ऑल एज फार एज दूसरे लेक्चर इज कंसर्न। नेक्स्ट लेक्चर में इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ही पढ़ेंगे आगे, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के स्टार्टिंग करेंगे, क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, ऑल दीज थिंग्स विल बी डेल्ट इन द फ्यूचर लेक्चर्स। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद विकिपीडिया, आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ कवर हो जाएगा, राइट। ओके, सो जस्ट अ सेक। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नाबार्ड ग्रेड ए, राइट। अपने नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए जो कि 2024 के अंदर कनेक्ट किया जाने वाला है, उसका जो अपना ईएसआई सेक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था आपका, जिसको हमने कवर किया आज। तो काइंडली गो थ्रू इट, राइट। और आपके लिए इसके साथ मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है विच इज दिस, जस्ट लुक एट दिस फ्रेम, हु ऑल आर दे, these are the proud toppers, right, these are the proud toppers of NABARD grade A। हमारे इस साल के भी जो रिजल्ट आया, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया, एंड वी आर वेरी प्राउड टू अनाउंस कि वी हैव बीन एबल टू सिक्योर मोर देन 51 प्लस सिलेक्शंस एंड इवन स्टिल काउंटिंग। इतने तो इंश्योर्ड है, इतने तो हमारे सामने नेम है, इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ से, बट दीज आर द शॉर्ट रिजल्ट आपके सामने है। मैंने लास्ट अभी रिसेंटली बताया था कि आई एम डैम श्योर अबाउट दिस ईयर रिजल्ट, और आपके सामने है ये, और मैं नेक्स्ट ईयर के रिजल्ट के लिए भी श्योर हूँ। ऑल द रियल क्वेश्चन इज कि क्या आप इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं, कि क्या आप भी एक नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर एक ऑफिसर बनना चाहते हैं कि नहीं। इफ यस, देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेम बाय ज्वाइनिंग आवर कोर्स, which is a wonderful way, I can assure you, to prepare for NABARD grade A। complete course है, phase 1 plus phase 2, everything, each and everything is covered regarding the preparation of NABARD grade A। फिर चाहे आपका static part हो, current affair वाला part हो, ESI हो, ARD हो, right, everything, phase 1, phase 2, इनफैक्ट इंटरव्यू सब कुछ इंक्लूडेड है। लाइव आपके लेक्चर्स इसके अंदर हैं, पीडीएफ्स हैं, वेब नोट्स हैं, टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट सीरीज इनफैक्ट, एंड द बिगेस्ट थिंग इज द गाइडेंस, फ्री मेंटरशिप इसके अंदर प्रोवाइडेड है। ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग टू प्रिपरेशन, सब कुछ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सपोर्ट नंबर ही प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट। So with this, I wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye-bye. Thank you.